सभी का नमस्कार। नववीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में इतिहास के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का अध्याय पूरा कर लिया था। आज हम इतिहास के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। यूरोप में समाजवाद इस अध्याय के इस भाग का हम पहले अध्ययन करेंगे। रूसी क्रांति का अध्ययन हम इसके बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यूरोप में समाजवाद का विकास कैसे हुआ, कैसे समाजवाद की स्थापना हुई, समाजवाद के क्या प्रभाव रहे, इसके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए हमारा जो पहला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन का युग यूरोप के कई देशों में धीरे धीरे शुरू होने लगा, जिसका मतलब है कि यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश थे जहां पर सामाजिक परिवर्तन की मांग होने लगी। लोग सामाजिक परिवर्तन को चाहने लगे कि समाज के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। जो समाज के अंदर परंपराएं चली आ रही हैं, जो वंशवाद चला आ रहा है, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। और जिन लोगों के पास में अधिकार नहीं है, जिन लोगों के पास में स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, उन लोगों को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की मांग धीरे धीरे यूरोप में बढ़ने लगी। तो हम देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम जानते हैं कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। और लोकतंत्र की शुरुआत के बाद में इसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पर पड़ने लगा और यूरोप के बहुत सारे देश भी अपने देश में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। और इसी के कारण से फ्रांसीसी क्रांति के बाद में यूरोप के कई देशों में सामाजिक परिवर्तन में भी बदलाव आने लगा। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार से नया युग यूरोप के कई देशों में शुरू हो गया। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे फ्रांस, इटली, ऐसे बहुत सारे देश है जो यूरोप में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देशों में सामाजिक परिवर्तन की मांग बढ़ने लगी। सामाजिक परिवर्तन का नया युग शुरू हुआ। यूरोप में सभी लोग सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं। इस बिंदु का मतलब है कि यूरोप के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ये लोग कौन थे? जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये लोग राजतंत्र को पसंद करते थे। ये लोग विशेष वर्ग के लोग थे, जैसे पादरी वर्ग के लोग, जमींदार वर्ग के लोग, ठीक है ना, और आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के लोग जो चाहते थे कि उनकी सत्ता समाज में बनी रहे और निम्न वर्ग के लोग उनकी गुलामी करते रहें, निम्न वर्ग के लोग उनके यहाँ पे दास बने रहें। इसलिए समाज के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन हो, इसलिए वो इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन यूरोप के देशों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, निम्न वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को उनके अधिकार मिले जो कि संपन्न वर्ग के लोगों को प्राप्त थे, पादरी वर्ग के लोगों को प्राप्त थे। वो सारे अधिकार निम्न वर्ग के लोगों को मिले, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में थे। रूढ़िवादी लोग, सबसे पहले बात करते हैं कि रूढ़िवादी समूह के जो लोग थे वो चाहते थे कि बदलाव ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती गई तो इन रूढ़िवादी लोगों पर दबाव बनने लगा और बाद में इन रूढ़िवादी लोगों ने स्वीकार किया कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे। यानी ये कहते हैं कि परिवर्तन हो लेकिन समाज में धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है ना। एक साथ पूरी तरह से
रूढ़िवादी व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। और ये रूढ़िवादी लोग जमींदार, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के लोग या पादरी वर्ग, ठीक है ना, ऐसे जो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि समाज के अंदर एक साथ परिवर्तन हो, बल्कि धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी, जिनको रेडिकल कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक समूह वो था जिसको उदारवादी समूह के लोग कहते हैं, और दूसरा था आमूल परिवर्तनवादी, यानी लोगों का ऐसा समूह जो समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहता था। और समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहने वाले ऐसे लोगों के समूह को हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल का मतलब समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहने वाले लोगों का समूह, जिसे रेडिकल कहते थे, और दूसरे थे उदारवादी। अब हम इन दोनों का यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। उदारवादी समूह, यानी ये जो उदारवादी समूह था ये क्या चाहता था? उदारवादी समूह चाहता था कि ऐसा राष्ट्र हो, यानी हमारा देश ऐसा हो जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, यानी सभी धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान प्राप्त हो। ठीक है ना, सबके साथ में समानता का व्यवहार हो, ऐसे राष्ट्र की कामना उदारवादी समूह के लोग करते हैं। दूसरा ये चाहते हैं कि यूरोप में, यानी जो यूरोप महाद्वीप है उसमें जो ब्रिटेन देश है, यानी ब्रिटेन देश की जो सरकार है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड समर्थक थी। यानी कौन सी सरकार को स्वीकार करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड की सरकार को। यानी इंग्लैंड के अंदर जो चर्च की सरकार चलती थी, जो पादरी वर्ग का शासन चलता था, उसको ब्रिटेन की सरकार स्वीकार करती थी और उस चर्च को मान्यता देती थी। इसलिए यूरोप के अंदर जो ब्रिटेन सरकार है वो कैसी थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड समर्थक। ये इनके ईसाई धर्म का एक रूप है। ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रिया, स्पेन जैसे बहुत सारे देश थे जो कैथोलिक चर्च की सरकार को स्वीकार करते थे। यानी कैसी सरकार होनी चाहिए? कैथोलिक चर्च की। यहाँ पे कैथोलिक का अर्थ होता है व्यापक, और कैथोलिक समूह के जो लोग होते हैं ये ईसाई धर्म का दूसरा समूह है जिसे कहते हैं कैथोलिक समूह। और इस समूह के जो लोग हैं ये वेटिकन सिटी के पोप, वेटिकन सिटी जो है वो इटली में है, और इटली की राजधानी रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। उस वेटिकन सिटी के अंदर जो पोप है, जिसको कहते हैं ईसाई धर्म के अध्यक्ष, उस अध्यक्ष को ये स्वीकार करते थे, उसके नियमों को मानते थे, उसकी बातों को मानते थे। इसलिए यहाँ पे कैथोलिक को हम रोमन कैथोलिक भी कहते हैं, यानी कैथोलिक यानी व्यापक। तो ये ईसाई धर्म का दूसरा समूह है जिसे कहते हैं कैथोलिक चर्च की सरकार। यानी कैथोलिक धर्म के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उसको ऑस्ट्रिया और स्पेन और ऐसे बहुत सारे देश थे जो स्वीकार करते थे और कैथोलिक चर्च की सरकार को मानते थे, इसलिए ये इसके समर्थक थे। तो इस प्रकार हमको समझ में आता है कि यूरोप के अंदर एक तो ईसाई धर्म के अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड के समर्थक लोग थे, एक कैथोलिक चर्च की सरकार को स्वीकार करते थे। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसाई धर्म के अंदर दो समूह बने हुए थे। ठीक है ना, कि कौन सी सरकार होनी चाहिए। अगला बिंदु है उदारवादी। उदारवादी में हम देखते हैं कि वंशवादी सत्ता, यानी जो उदारवादी जो लोग थे वो वंशवादी सत्ता के विरोधी थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि वंश के आधार पे किसी व्यक्ति को सत्ता मिले। ठीक है ना, व्यक्ति अधिकार के पक्षधर थे। यानी जो उदारवादी थे वो समाज के अंदर व्यक्ति के अधिकार के पक्षधर थे कि जो व्यक्ति योग्य है उसको अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है ना, वंशवादी के विरोधी थे। अगला बिंदु है उदारवादी प्रतिनिधित्व आधारित सरकार। यानी जो उदारवादी लोग थे वो प्रतिनिधित्व आधारित सरकार को मानते थे। यहाँ पे प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जो जनता के प्रतिनिधि कहलाते थे, ठीक है ना, उनकी सरकार होनी चाहिए। उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व आधारित सरकार।
यानी जनता के द्वारा चुने हुए लोगों की सरकार, ठीक है ना, उसके पक्ष में थे। कौन? उदारवादी। एक प्रकार से लोकतंत्र का समर्थन करते थे। अगला बिंदु है कि उदारवादी समूह के जो लोग थे वो लोकतंत्रवादी पूरी तरह से नहीं थे। कारण? क्योंकि वो मताधिकार सभी को नहीं देना चाहते थे। उदारवादी लोग कहते थे कि मत देने का अधिकार केवल संपन्न वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग और जो समाज में धार्मिक रूप से सबसे बड़े लोग हैं, जैसे पादरी वर्ग के लोग, और राजा को या शासक को या किसी बहुत बड़े शिक्षित और धनी व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। निम्न वर्ग के और गरीब व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए उदारवादी समूह के इस विचार को हम लोकतंत्रवादी नहीं मानते हैं। इसलिए उदारवादी समूह लोकतंत्रवादी नहीं है, क्योंकि वो सभी को मतदान का अधिकार नहीं देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उदारवादी समूह किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाना चाहता है और उसके क्या क्या विचार है। दूसरा इसका बिंदु है रूढ़िवादी समूह के लोग। रूढ़िवादी से मतलब है कि ऐसे लोग जो अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं और अपनी परंपराओं को आगे भी बनाए रखना चाहते हैं, अपने अतीत को भूलना नहीं चाहते और अपनी राजतंत्र की शासन व्यवस्था और अपने रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे रूढ़िवादी जो लोग होते हैं उनके क्या विचार है? ये लोग कहते हैं कि समय के अनुसार परिवर्तन हो, यानी समाज के अंदर परिवर्तन हो, लेकिन अतीत का मतलब है यानी कि जो हमारा इतिहास है, या हम कह सकते हैं कि अतीत का मतलब है कि बीता हुआ समय, यानी हमारा जो बीता हुआ समय है उसका सम्मान होना चाहिए। जो हमारी पुरानी बातें हैं, जो हमारा इतिहास है, हमें उससे सीखना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा कहते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, यानी समाज में बदलाव तो हो लेकिन धीमी गति से हो। ठीक है ना। ये बातें कौन कहते हैं? रूढ़िवादी समूह के लोग। रूढ़िवादी समूह के लोग कहते हैं कि राजतंत्र के समर्थक थे, यानी रूढ़िवादी समूह के जो लोग हैं वो राजतंत्र को मानते थे और समय के अनुसार वो परिवर्तन के भी पक्ष में थे। यानी रूढ़िवादी समूह जो है पहले तो समाज में परिवर्तन नहीं चाहता था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलने लगी और लोगों की सामाजिक परिवर्तन की मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण से रूढ़िवादी समूह के लोगों ने स्वीकार किया कि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन जो है धीमी गति से होना चाहिए और हमें अतीत को यानी बीते हुए समय को भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमने सामाजिक परिवर्तन के युग की शुरुआत यूरोप के देशों में किस प्रकार हुई उसके बारे में हमने जाना। आगे के बिंदु का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।